अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं फैसल तारड़। आज का ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही अहम है और आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें हम हर रोज सुनते हैं, उनका प्रोग्राम देखते हैं और उन्हें देखकर बहुत खुशी होती है। हमने बहुत ज्यादा कोशिश की कि उनका टाइम मिल सके, हम उनसे बात कर सकें। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमें उनका टाइम मिला। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब। डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब खालिस्तान तहरीक के हवाले से सबसे मुतहरिक कारकुन हैं। ये सिखों के हकूक के लिए दिन रात काम करती हैं। इसके अलावा ये टीवी 84 जो कि अमेरिका में चलता है, उस पर प्रोग्राम भी करते हैं, सच्चो सच के नाम से। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। इसके साथ साथ आज मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से इत्शामुल हक साहब। सर, सबसे पहला आपसे यह सवाल है कि किसान दिल्ली के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। पहले वो 2 से 3 माह तक बेचारे एहतजाज करते रहे। आज उन्हें 15 से 16 दिन हो चुके हैं, वो दिल्ली के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। आज कुछ राजस्थान से किसान आ रहे थे, उन्हें भी रोक लिया गया। और इसके अलावा हमारे जो किसान भाई है, उनका ये कहना है कि कल से वो जयपुर बॉर्डर को भी बंद कर देंगे। और इसके अलावा ये इतलात भी है कि राजनाथ सिंह की भी मुलाकात हुई है किसानों से, लेकिन किसानों ने उनकी कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया है। तो इस सब पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपने तफसील से बयान किया कि पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से पंजाब में और हरियाणा की वो बेल्ट जहां पे काफी बड़ी गिनती में सिख फार्मर्स हैं, ये एहतजाज चल रहा था। रेलवे ट्रैक्स भी रोके हुए थे पंजाब में। पिछले 2 महीने में माल गाड़ियां और इवन पैसेंजर गाड़ियां भी अलाउ नहीं थी। इसके बावजूद दिल्ली की हुकूमत बीजेपी की, जिनको इनफैक्ट अबानी और अंडानी माफिया चला रहा है, उनके कानों पे जूं भी नहीं सरकी। फिर किसानों ने फैसला किया है कि अब हम अपना मरकज जो मूवमेंट का है उसको दिल्ली ले जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि कैसे हरियाणा के साथ 3 जगह ऐसे बॉर्डर लगता है पंजाब का, तीनों जगह पे उनको रोकने की कोशिश की गई, पर इतना जोश था कि उन्होंने जो क्रेनों से ला के बड़े बड़े पत्थर रखे थे सड़कों पे, वो हाथों से उठा के किसानों ने दूसरी तरफ फेंके और दिल्ली में पहुंच गए। आज जब हम बात कर रहे हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक दिल्ली के 7 एंट्री पॉइंट्स के ऊपर 5 लाख से ज्यादा किसान, जिनमें ज्यादा सिख हैं पंजाब और हरियाणा के। बेशक आप जैसे आपने कहा राजस्थान से और दूसरी जगह से भी आने वाले हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि इस सारे में बात अब कहां खड़ी है। एक बात जाहिर है कि पिछले जब लास्ट राउंड ऑफ टॉक चला, तो इस बात की उम्मीद थी कि शायद कोई जो है वो समझौते का रास्ता निकल आए। पर अब जैसे मोदी ने भी दोबारा इंटरप्रेट किया है कि ये तो बहुत फायदे के हैं किसानों के लिए, और बीजेपी ने कॉल दी है अपने काडर को कि आने वाले महीने में 800 चौपालों में जाके वो बताएं। चौपाल जैसे हम अपने पंजाब में सथ कहते हैं, जहाँ के विलेज के लोग इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी जो है वो गिवन नहीं कर रही है इस इशू पे। और हमें लगता है, और जैसे आज की लेटेस्ट खबरें हैं कि किसानों ने नया फेज वो भूख हड़ताल भी करने वाले हैं, हो सकता है मरण वर्त तक बात भी जाए, टोल प्लाजा को ब्लॉक करने की बात है। अब जो भी कदम होगा, अभी तक तो ये पीसफुल रहा क्योंकि वो आके बैठे हैं और उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उनको मौका मिले मिलिट्री या पुलिस को। पर अब जब टोल प्लाजा या बीजेपी लीडरों का घेराव या दूसरी बातें होंगी, तो जाहिर है कि इस किस्म के डायरेक्ट एक्शन प्लान में कहीं ना कहीं वायलेंस की पॉसिबिलिटी होगी। और एक पत्ता जो बीजेपी ने खेलना शुरू किया है, ऑलरेडी इस मूवमेंट को पहले खालिस्तान के खाते में डालने की कोशिश की, उसमें अगर वो बहुत कामयाब नहीं हुए तो अब इसको माओवादी आंदोलन के साथ, अर्बन नक्सल के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये बदनीयती है इनकी, बीजेपी रूलर्स की, कि वो अपने अबानी अंडानी को व्यापार देने के लिए, खेती को प्राइवेटाइज करने के लिए, अब किसानों के खून की होली खेलने से भी मुझे लगता है कि वो हिचकिचाएंगे नहीं। डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब, आप ये बताएं कि ऐसा सिखों के साथ ही क्यों होता है? ऐसा हमारे
पंजाबी भाइयों के साथ क्यों होता है कि मुतनाज़ा कानून उनके खिलाफ आता है, कत्लो गारत उनकी की जाती है, फिर पाबंदियां उन पे लगाई जाती हैं, आज़ादी उन्हें नहीं दी जाती। तो हर तरह से जो सिख इंतहाई ज्यादा मेहनती हैं। अगर पूरा भारत आज खा रहा है तो इसमें हमारे पंजाब के भाइयों की मेहनत है। तो वो पंजाब जो कि पूरे भारत को पालता है, उनके साथ इतना जुल्म सितम क्यों किया जाता है? देखिए, अमेरिका में एक अंग्रेजी की एक्सप्रेशन है कि बेनिफैक्टर इज द मोस्ट हेटेड पर्सन। और मैंने कहीं पढ़ा हजरत अली के हवाले से कि जिस पे तुमने एहसान किया है उसके शर से बचो। सो पहली बात तो ये है कि इनके पास 900 या 1000 साल की गुलामी के अलावा ना कोई ग्लोरियस हिस्ट्री है, ना इनका जो बेस है वो उसमें कोई प्राइड है। जिस मजहब के लोगों ने कास्ट सिस्टम जैसा वर्स्ट अपार्थाइड, वर्स्ट रेसिज्म दिया हो, तो सिख कौम जिसके 550 साल पहले बाबा नानक की आमद होती है और उन्होंने जहां तौहीद का, एक रब का मैसेज दिया, इंसानियत का मैसेज दिया, प्यार का मैसेज दिया, और धीरे धीरे ये सिख मूवमेंट गुरु गोविंद सिंह साहब तक पहुंचते संत और सिपाही का जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट था कि भाई एक सिख में संत की विजडम होनी चाहिए और सिपाही जैसा करेज होना चाहिए। और 18th सेंचुरी में क्योंकि साइमल्टेनियसली सिख, एक तरफ मुगल एम्पायर था, दूसरी तरफ दरा खैबर पार के से आने वाले हमलावर थे, उन्होंने सिखों को जंगजू भी बना दिया। और फिर हम देखते हैं कि 21वीं सदी तक पहुंचते 1947 का दौर 20वीं सदी का ऐसा था जिसमें हमारी लीडरशिप ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, इन पे इतबार करके अपनी किस्मत कौम की इनके साथ जोड़ी, इन एश्योरेंसेस पे कि कोई भी आइन भारत में ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो सिखों को मंजूर ना हो। ऑटोनमस पंजाब का जो कि एक बार जमाने में अंग्रेजों की प्लान थी, कैबिनेट मिशन प्लान, कि 3 डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और करेंसी, बाकी सब में ऑटोनॉमी होगी। लेकिन एकदम 47 के बाद नेहरू और कंपनी को लगा कि जितने सिख जो हैं वो एक्टिव हैं और जितने मेहनती हैं, और आर्मी में भी उस वक्त सबसे पहला खतरा इनको महसूस हुआ जब पाकिस्तान में जनरल अयूब खान ने हुकूमत ली 1950s के एंड में 60 तक पहुंचते, तो उस वक्त भी भारतीय फौज में 35% जो ऑफिसर थे वो सिख थे, उनके सोल्जर्स में 20% के करीब सिख थे, और सिख रेजिमेंट का सेंटर भी मेरठ में था जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ था। सो पहला काम तो इन्होंने किया कि मेरठ सिख रेजिमेंटल सेंटर को उठा के ये रामगढ़ में ले गए, जो आज झारखंड में है, पहले बिहार में था। और धीरे धीरे एक बड़ी कंस्पिरेसी हुई, एक बड़ी डिटेल में बात करें तो वक्त लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इमीडिएटली 47 के बाद भारत सरकार की नीतियां हिंदुत्व के पहुंचते, अब तो इन्होंने खुल के ही जो एंटाई माइनॉरिटी इनका एजेंडा आ गया और हिंदुस्तान का एजेंडा है। और अब इन्होंने, इनको नजर आ रहा है कि भाई इन्होंने 200 मिलियन मुसलमानों को डरा दिया, कोई लव जिहाद, कोई कौ विजिलेंटे, जो कश्मीर में आईनी गुंडागर्दी की। सो सिखों ने दोनों ही मौकों पे, कश्मीरियों के साथ जब हुआ तो सिखों ने एक शेल्टर दिया, भारत भर की यूनिवर्सिटीज में कश्मीरी भाई बहनों, बच्चों को घरों तक सेफ पहुंचाया। सीएए के वक्त भी सिखों ने वहां आके लंगर लगाया। तो उन्होंने देखा कि भाई ये एक गैरतमंद कौम है, और अगर यहाँ नाजी की तर्ज का हिंदुत्वी एजेंडा लागू करना है तो फिर इनको सबक सिखाया जाए। तो ये जो तीनों किसान ऑर्डिनेंस, जो कि इमरजेंसी के तौर पे पहले ऑर्डिनेंस लाए गए, 6 महीने के बाद पार्लियामेंट में जिस हरी से इनको पास करवाया गया, ये मकसद ही ये है कि सिख किसान, एक बात का ध्यान रहे, बहुत बार होता है जी भारत के बाकी किसान क्यों खुश हैं, पंजाब और हरियाणा की जो बेल्ट है जिसमें सिख बसे हुए हैं, 70% कनक और 60% चावल जो है, गंदम और धान, ये इस बेल्ट से ही निकलता है। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हम बात करते हैं, 85% जो खरीदारी होती है इन चीजों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे, वो पंजाब और हरियाणा से होती है। सो ये
फाइनली सिखों को उनकी जमीनों में ही बेजमीने करके बॉन्डेड लेबर बना देने का है। वो ज्योतिदार होंगे, मालक उनके अबानी अंडानी होंगे उनकी जमीनों में, और ये एक मकसद है खेती को प्राइवेटाइज करके उनको बेजमीने बनाना। डॉक्टर साहब, इस मौके पे ही ये फैसला क्यों किया गया? और एक तरह से देखा जाए, जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है इस वक्त, और आपने रेफरेंडम 2020 भी अनाउंस कर चुका है, इस वक्त सिखों को, पंजाबी भाइयों को इश्तियाल दिलाने वाली बात नहीं की, मोदी ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ा नहीं मार दिया? देखो, जब कोविड-19 के केस तेजी से बढ़ने लगे और भारत में उस वक्त तक 1.25 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी थी पहले महीनों में ही, मोदी ने एक जुमला बोला कि आपदा में अवसर ढूंढो, कि जब मुसीबत है फाइंड एन अपॉर्चुनिटी। सो आप देखेंगे कि ये खेती बाड़ी सेक्टर के मामले में भी इन्होंने यही बात की, और भी बहुत ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इन्होंने कॉरपोरेट अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए जो लेबर को थोड़े बहुत तहफुज थे पहले कानूनों के तहत, वो उड़ा दिए। सो इन्होंने भी ये देखा कि ये मौका है कि इसको बिना डिबेट के धक्के के साथ पास कर दो, लेकिन इनकी इस जो है वो डर्टी माइंडसेट को सिखों ने अच्छी तरह समझा। यही नहीं, पंजाब में आज अगर आप देखें तो 5 मिलियन सिख भारत के नक्शे की कैद से बाहर हैं। और जितने, अकेली बात प्रोटेस्ट की नहीं है, आप देखें पॉलिटिकल सपोर्ट कैसे गार्नर की है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इसके हक में बयान देते हैं, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल इसके लिए बयान देते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 38 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट बोलते हैं। कल न्यू जर्सी के एक बहुत पावरफुल सेनेटर है, क्योंकि सेनेट यहाँ बहुत पावरफुल होती है गवर्नर से भी ज्यादा, मिस्टर मेंडेल, उन्होंने सिखों के हक में बात की है। और इसी तरह बहुत लेवल पे, सो इस बात ने इनको भी चौंका के रख दिया। और जैसे डायस्पोरा में जितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, मैं पिछली 4 दहाइयों से एज ए सिख एक्टिविस्ट काम कर रहा हूं, मैंने इस किस्म का जोश, या तो एकदम 80s में जब दरबार साहब पे हमला हुआ था टैंकों तोपों, उस वक्त जो गुस्सा था, और उसके बाद पहली बार, और हमारी सेकंड थर्ड जनरेशन भी जैसे बाहर निकली है स्पॉन्टेनियस। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, वाशिंगटन में 1000 से ज्यादा कारों के काफले ने पेंटागन से लेके एम्बेसी तक उसको घेरा हुआ है। इसी तरह आज न्यू जर्सी में सैकड़ों जो है सिख वो रैली में है, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, आप नेम लें। अब तो ट्रैक रखना मुश्किल हो रहा है कि एक ही वक्त एक ही देश में कितने शहरों में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अल्टीमेटली डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट तो 72 साल से चल रहा था, पर जैसे एक प्रोवर्ब है कि लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, ये जो किसानों के साथ पंजाब में किया है, ये अखीरला वो तिनका है जो ऊंट के ऊपर रख दिया है। और अब मेरा ख्याल है कि ये रोक नहीं पाएंगे। कन्फ्रंट अगर करेंगे तो अल्टीमेटली सिख अब उस स्टेज पे आके खड़े हो गए हैं कि इनके साथ अब कोई हमारा रहने का नहीं बनेगा, जब तक हम दरियाए जमुना से वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान तामीर नहीं कर लेते, लिबरेट नहीं कर लेते, चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा नैरेटिव तो 4 डेकेड्स से ही ये था, लेकिन एक तबका हमेशा सोचता रहा कि चलो शायद हमें अदल मिल जाए, शायद इंडिया के सेटअप में हम जो है वो अपनी आन अणख और गैरत के साथ जी सके। मैं समझता हूं कि उस तबके को भी बहुत बड़ा शौक लगा है इनके इन खेती कानूनों से।